अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज 12 फरवरी है। पिछले साल 12 फरवरी को मैं दिल्ली में सफदरगंज के इलाके में बैठा हुआ था। एक साल बीत गया। 11 फरवरी मैंने फ्लाई किया था और क्या यादें हैं मेरी उस दौरे की, उस ट्रिप की, कि मैं बता नहीं सकता। एक अजीब सी फीलिंग आती है जब ये एहसास होता है कि आज ही के दिन पिछले साल मैं भारत में बैठा था। वो मेरा एक ख्वाब था जो बहुत सारे दोस्तों ने मिल के पूरा किया। बहुत सारे दोस्तों की इसमें मदद रही, वरना इस काबिल में ना था। मैं रॉ एजेंट ठप्पा लगा हुआ है 20 साल से, 25 साल से। मैं इंडियन एजेंट, लेकिन इस इंडियन एजेंट को इंडिया का वीज़ा लेने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा ये मैं ही जानता हूँ। मेरी फ़ाइल ही क्लियर नहीं होती थी। पता नहीं ये कैसा रॉ एजेंट है कि जिसकी फ़ाइल क्लियर नहीं हो रही थी। कई बार मुझे इंडिया हाउस बुलाया गया, इंटरव्यू 2 बार हुए। कई बार मुझे फ़ाइल में कई चीज़ें चेंज करने को बोला, नई चीज़ें डालने को बोला। मुझे बोला आप अभी तक पाकिस्तानी नेशनल हो। तो मैंने कहा भाई हूँ नेशनल, ठीक है, लेकिन मैंने पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हुए 10-11 साल हो गए, बल्कि 15 साल हो, 17-18 साल हो गए, क्योंकि मेरा 2007 में, मैं 2008 में या 2009 में ख़त्म हुआ है और मैं कभी रिन्यू कराने गया ही नहीं। मैं एम्बेसी जा ही नहीं सकता। और यह है कि मेरा नहीं है कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान से, तो इस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स तो रोज़ कुछ ना कुछ मांग रहे थे इस रॉ एजेंट से। इससे आसान और बहुत ही अच्छा रहता है उन लोगों के लिए जो ISI एजेंट बन जाते हैं, कि वो बग़ैर वीज़े के भी आपको लेके जाएंगे पाकिस्तान, ट्रेनिंग कैंप भी बना के देते हैं। और इन बुरे हालात में, जैसे ये मेरा बेडरूम है जहाँ पे मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, उनको काम नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर वो ज़मीर का सौदा होता है और वो अपने अंदर का एक बेचना पड़ता है। और वो मुझ जैसा इंसान जब उस वक्त नहीं किया, जब भरपूर जवानी थी और जब हर आदमी को एक तलब होती है कि जल्दी पैसा कमा लें, जल्दी सेट हो जाएं, उस वक्त नहीं किया। जब 90s में UN में बैठ के कई बार ऑफरें हुई, तो आज तो पैसा ये कोई माल बनाने की चाह रही भी नहीं है। बस जैसे तैसे गुजारा हो जाए, यही ज़िंदगी का एक मकसद रह गया है कि सच बोलो और जितना बोल सकते हो बोलो। अब यह है कि पिछली बार भी सोमनाथ जी ने मेरे ऊपर दया की थी, उनसे मैंने मन्नत मानी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। अब के मैंने शिव जी से मन्नत मानी है, वो भी सोमनाथ जी भी शिव जी का ही स्थान है, लेकिन अब मैंने डायरेक्ट शिव जी के स्थान काशी और केदारनाथ जाने का एक सोचा हुआ है। और होपफुली जब वहाँ से बुलावा आएगा तो बिल्कुल आऊँगा मैं। तो लेट्स सी कब जाने का होता है, कब वतन की मट्टी वापस बुलाती है। मैं वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है कि ISI का पूरा रोल होता है पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, मीडिया में, इकोनॉमिक्स में, हर चीज़ में ISI है ना, उसको आप ऐसे कह लें कि ये आर्मी का स्पोक्स पर्सन है, आर्मी का फ्रंटमैन है। जैसे कि आप देखते हैं ना, कोई बड़ा स्टार है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, उनकी एक सेक्रेटरी होता है या सेक्रेटरी होती है और वो सारे मामला तय करते हैं। तो वो ज़ाहिर है अपने बॉस यानी उस स्टार की मर्ज़ी से ही हर चीज़ सेट करते हैं, लेकिन सारा ग्राउंड वर्क उनका होता है।
तो यही चीज़ है कि आर्मी का ये सेक्रेटरी है आईएसआई, जो आर्मी की इच्छा पे, आर्मी के कहने पे सारे काम करता है। पाकिस्तान में जुडिशरी में आईएसआई का बड़ा रोल है, क्योंकि देखें पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के 4-5 पिलर हैं मेन, जिसके ज़रिए ये अपनी सारी चीज़ों को चलाते हैं। एक है पॉलिटिशियन, जो इनके कहने पे भीख मांगने जाते हैं, जो इनके कहने पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से डील करते हैं, जो इनके कहने पे डोमेस्टिक पॉलिसी बनाते हैं, बलूचिस्तान में ऑपरेशन, सिंध में ऑपरेशन, केपीके में ऑपरेशन, ये गद्दार वो गद्दार, जो इनके कहने पे फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, इंडिया के बारे में ये कहना है, तुर्की के साथ यूं खड़ा होना है, अज़रबैजान जॉर्जिया का मसला है तो यूं आ जाना है, यमन का मसला है तो सऊदी अरब के साथ, तो ये सब फॉरेन पॉलिसी। तो पॉलिटिशियन एक तो इनका हथियार होते हैं। एक इनका हथियार होते हैं मीडिया, जो इनके कहने पे झूठी सच्ची मन घड़त कहानियाँ डालते हैं, जो इनके वो बयान, वो चीज़ें जो ज़्यादा एक्सप्लोर करनी होती हैं, ज़्यादा उनको पब्लिसाइज करना होता है, उसको बढ़ावा चढ़ावा देते हैं, कश्मीर के मामले पे, इस मामले पे, उस मामले पे। एक होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मोरलेस तो होती ही है इनके अंडर में ही, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस के अंडर में होते हैं, तो वो आईएसआई के अंडर में पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियंस के अंडर में ब्यूरोक्रेसी, तो वो इस तरह चलता है। इसी तरह इकोनॉमिक के मामलात हैं, कोई भी चीज़ होगी इनकी मर्ज़ी के बगैर होगी नहीं। और जो सबसे बड़ा एक और इनका हथियार है वो है जजिस, कि मुख्तलिफ़ मामलात में जजिस इनके कहने पे ही फैसले करते हैं। पहले ज़रा ये एक्स जस्टिस इस्लामाबाद की वीडियो देख लें ज़रा, कि ये किस तरह बता रहे हैं कि आईएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जजिस के, और जजिस की डे टू डे, आवर टू आवर, एक एक घंटे की कार्रवाई पे ये असरअंदाज होते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस दे के चीज़ें चलाते हैं। अमानत के तौर पर मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके, अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं। आज के इस दौर में आईएसआई पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैन्युपुलेट करने में इन्वॉल्व है। आईएसआई के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, आईएसआई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना दें। मुझे ये पता है। अब ये भाई साहब तो अब जस्टिस नहीं रहे और अब तक जिंदा हैं, लेकिन ये बड़ा बोलते रहते हैं, और जजिस का किरदार बहुत ही ज़्यादा सामने आता है। कई बार ऐसा हुआ, जैसे अब एक मिसाल है कि एक आर्मी डिक्टेटर मार्शल लॉ लेके आता है। क्लियर इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है कि मार्शल लॉ किसी सूरत नहीं आ सकता, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन जो भी डिक्टेटर आया है उसने जजिस से उसकी ऑथेंटिसिटी ली है। फिर ये होता है कि एक मिसाल है कि ज़ियाउल हक आया, जजिस से ऑथेंटिसिटी भी ली, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा चेंज कर दिया, सब कुछ किया। इसने अपने हैंड पिक प्राइम मिनिस्टर जुनेजो की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया 1988 में। तो जुनेजो इसका अपना हैंड पिक था, लेकिन इसने डिसॉल्व किया। उस वक्त के जो स्पीकर नेशनल असेंबली थे हामिद नासिर चट्ठा, ये पहुंच गए कोर्ट। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया था कि ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हो गया और मर गया वो। तो फिर इसके बाद कोर्ट का फैसला आता है कि गलत असेंबली तोड़ी थी,
लेकिन अब तोड़ ही दी है तो ठीक है, अब नए इलेक्शन कराओ। मतलब आप इस्लाम इसका जो इंसाफ देखें कि किस तरह के ये फैसले करते हैं। इसी तरह अयूब खान भी जब आया था और हुकूमत तोड़ी थी, उस वक्त भी जब मौलवी तमीज़ुद्दीन स्पीकर नेशनल असेंबली गए थे कोर्ट, तो कोर्ट ने कहा बात तो सही है आपका, असेंबली तोड़ने का उनको हक नहीं, लेकिन नज़रिया ज़रूरत, यानी ज़रूरत के तहत कोई काम किया जा सकता है। उस वक्त की ज़रूरत थी इसलिए उन्होंने किया। ये नज़रिया ज़रूरत बाद में पाकिस्तान की जुडिशरी में बहुत इस्तेमाल हुआ। मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ ने भी कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करके मार्शल लॉ लाया, तो इसने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बनाया और उस पीसीओ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत जितने जजेस थे उनसे बोला कि आप इस पे ओथ लें, और सारे जजेस ने ओथ लिया, जिसमें वो काना दज्जाल जस्टिस चौधरी जिसने बाद में मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट चलाई थी, उसने भी उस पर ओथ लिया था और मुशर्रफ के आगे सर झुकाया था। और वही नजरिया जरूरत के तहत फिर अदालत ने फैसला भी दिया था कि हाँ जी मुशर्रफ सही था। मुशर्रफ का जुडिशरी से झगड़ा एक लंबी कहानी है। वहाँ पे भी जुडिशरी आईएसआई के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, क्योंकि देखें आफ्टर ऑल पंजाबियत है ना बड़ा काम करती है, और मुशर्रफ पंजाबी नहीं था। उसके अंडर में सारे कोर कमांडर पंजाबी थे जो सारे फैसले करते थे, इसकी अपनी कोई औकात नहीं थी, एक स्पोक्स पर्सन था। लेकिन फिर अब आर्मी को उससे जान छुड़ानी थी, तो इसके रहते हुए इसके अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी एमक्यूएम में ग्रुप बंदी आईएसआई ने इसके रहते हुए शुरू कर दी थी। और जो उस वक्त का सिटी मेयर था मुस्तफ़ा कमाल, उसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया और मीडिया पे नया नया सोशल मीडिया आया था, लेकिन उस वक्त पेजेस बन गए थे फेसबुक पे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल, और इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया था। और दूसरा आईएसआई ने यह काम किया था कि एमक्यूएम के लोग जिनका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता था उनको करप्शन पे लगा दिया। हर हमारा एमपी एमएनए, हमारा काउंसलर, हमारा मेयर लड़कीबाजी में पड़ गया और माल बनाने में, और उनके खानदान वाले माल बनाने में। इसका भाई, इसका बेटा, इसका कज़न, उसका पोता, उसका भांजा, भतीजा, सब माल बनाने में लगे रहे थे। और हर आदमी उसमें माल बनाने में आईएसआई ने लगा दिया, और उनके साथ में फाइलें भी बनती रहीं ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो एमक्यूएम को तोड़ा जा सके। इसी तरह उसी ज़माने में अहमद शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम ने काम शुरू किया था पीटीआई के ऊपर। वो और बात है कि पीटीआई 2013 के इलेक्शन में बड़ी पार्टी बना के ला सके ये, लेकिन उसका ग्राउंड वर्क उस वक्त शुरू हो चुका था। ये सब मुशर्रफ के रहते हुए हुआ, और मुशर्रफ से फिर जजेस को डिसमिस कराया गया और सारे जजेस को हटाया गया, जिस पे जजेस मूवमेंट चली और वो आईएसआई की बैकिंग पे थी, और मुशर्रफ को छोड़ के जाना पड़ा, मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। और पहले इसको आर्मी ने के कोर कमांडर्स ने कहा कि सर आप ऐसा करें कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहें, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, आप आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ दें। और ऐसा होता नहीं है। ज़ियाउल हक ने आखिर तक आर्मी चीफ का ओहदा नहीं छोड़ा था, मरते दम तक, क्योंकि वही तो आपकी पावर है। मुशर्रफ से आर्मी चीफ का ओहदा छुड़ा के अशफाक कियानी को दिया गया। अब ये सदर था, उसको मजबूर किया गया फिर इस्तीफ़ा देने पे, रिज़ाइन करके ये लंदन भाग गया। और ये सबके सामने आया कि ये आईएसआई का काम था। बहुत बाद में ये बात खुली थी, जबकि मैंने उसी ज़माने में फेसबुक पे वीडियो बना के डाल दी थी कि ये सारा कारनामा आईएसआई का है। खैर अजीज़ दोस्तों, अब जितने भी फैसले हो रहे हैं आईएसआई के जजेस के, वो आईएसआई के कहने पे हो रहे हैं। देखें, ये जो इमरान खान की पार्टी है, लास्ट ईयर इसकी हुकूमत जब टूटी तो आपको याद होगा कि सारे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली पीटीआई के थे जो, वो इमरान खान के कहने पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था नेशनल असेंबली से। वो रेजिग्नेशन स्पीकर के पास पड़े थे। अब वो रेजिग्नेशन अब जाके स्पीकर ने जब पिछले महीने एक्सेप्ट किए दिसंबर में या जनवरी में, तो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। अरे भाई आपने रिज़ाइन किया है तो वो एक्सेप्ट किया है ना भाई। तो उस पर हंगामा खड़ा कर दिया, अदालतों में चले गए। अदालतों ने कहा कि हाँ गलत है, रिज़ाइन एक्सेप्ट किए हैं, ये रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए थे।
अब आप बताएं इसमें अदालत का क्या काम? नेशनल असेंबली का एक मेंबर इस रिजाइन करता है स्पीकर को, तो स्पीकर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें आ रहे हैं। दूसरा, अभी इस इमरान खान के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, जिसमें इमरान खान ने खुद एक्सेप्ट किया है अदालत में बैठ के कि हाँ मैंने उसमें से पता नहीं 30 करोड़ या इतने वो फॉरेन फंडिंग में से जो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए आए थे उसमें मैंने बिजनेस इन्वेस्टमेंट किए हैं और कई जगह पे पैसे का प्रोजेक्ट्स में लगा दिए। अरे शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए लोगों ने ज़कात खैरात के पैसे दिए हैं, तुम कैसे वो लगा सकते हो? और दूसरा, उसकी जो बगैर शादी के जो बेटी पैदा हुई है उसका केस चल रहा है कि इसने ये डिक्लेयर नहीं की अपनी उसमें, जब असेंबली में आप फॉर्म भरते हैं इलेक्शन में तो उसमें। तो जजेस क्या कह रहे हैं पता है? जजेस कह रहे हैं कि इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। जबकि दुनिया जहाँ के जस्टिस सिस्टम का एक जुमले का वो होता है कि अदालत की नज़र में हर आदमी आम होता है, कोई इम्पोर्टेंट कोई ख़ास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वो जजेस कह रहे हैं कि भाई साहब ये आम आदमी नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, लंबी कहानी हो जाती है। सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान में आर्मी के बारे में और जजेस के बारे में आपने अगर एक लफ्ज़ भी बोला ना तो 5 साल की सज़ा है, 10 लाख रुपया जुर्माना है। और ये है हमारी आर्मी। इनके मेडल्स देखें और ऊपर इजराइल की आर्मी के चीफ हैं। इजराइल ने अब तक जितनी जंगें लड़ी हैं ना सब जीती हैं, और पाकिस्तान ने जितनी जंग लड़ी है ना सब हारी हैं। लेकिन इनके मेडल्स की मतलब जगह नहीं बची है इनकी वर्दी पे, इतने मेडल्स। कोई पूछे इनसे कि आपने जंग किससे जीती है, ये तो इवन विद इन पाकिस्तान पठानों और बलोचों से जंग हार रहे हैं। रोज के इनके बंदे मर रहे हैं। कल एक कैप्टन और मेजर मर चुका है बलोचिस्तान में। रोज इनके बंदे मर रहे हैं और ये जंग अपने मुल्क के अंदर नहीं जीत सक रहे, ये बाहर जाके क्या लड़ेंगे? वो 65-71 कारगिल सियाचिन सब करके देख चुके हैं, सारी जंगें हारे हुए हैं। अजीज दोस्तों, अभी कतर में वर्ल्ड कप फीफा हुआ, उसमें ये सिक्योरिटी देने चले गए। अब इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन कह रहा है आर्मी सिक्योरिटी नहीं देगी तो पाकिस्तान में इन हालात में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? जितना टेररिज्म है, जितना सारा कुछ है, उसमें पब्लिक गैदरिंग होती हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया के इलेक्शंस में पब्लिक गैदरिंग होती हैं। यहाँ यूरोप में तो इस तरह नहीं होता कि हर गली में जलसा हो रहा है, हर रोड पे जलसा हो रहा है, ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ होती हैं। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी का हालात हैं, मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं, ऐसे में ये सब कैसे होगा? तो वो आर्मी की सिक्योरिटी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे सकते। कतर में दे सकते हैं, यहाँ नहीं दे रहे। इसलिए नहीं दे रहे कि ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते, ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाना चाह रहे हैं। ये मार्शल लॉ, एक नाम बदल के मार्शल लॉ लाना चाह रहे हैं, और ये ले आएंगे। ये इलेक्शन नहीं कराते। अजीज दोस्तों, आर्मी के हवाले से मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक मिसाल है कि ये इमरान खान के फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन। इनके बारे में कमर बाजवा ने कहा है कि ये उस वक्त ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे अदालत ने कुछ केसेस में, नेब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अदालत ने मुझे करप्शन के केस में पकड़ा है कि मैंने रेंटल पावर वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस वगैरह के लिए जो किराए के रेंटल प्रोजेक्ट्स मंगवाए थे, उसमें करप्शन पे मेरे ऊपर केस है, तो आप मेरी इन केसों से जान छुड़ा दें। और बाजवा ने कहा कि फिर फैज़ हमीद ने जजों को कह के उन केसों को ख़त्म कराया था। इतना हद तक इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो शौकत तरीन से अभी फिर पूछा गया इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक्चुअली फैज़ हमीद से ये कहा था कि मेरे केस की अदालत से कहें कि मेरा केस चालू कर दें, क्योंकि वो ऐसे ही बंद पड़ा है और वो इसका कोई फैसला नहीं हो रहा था, जल्दी फैसला करा दें। अब ये तो नहीं कहा होगा ना, जाहिर है आप खुद समझदार हैं। तो ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में खुल के चीज़ें आ रही हैं सामने। और जजेस का ये हाल है कि अब ये PSL शुरू हो रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट का। तो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़त लिखा है कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी लाहौर में हो रही है ना जो, या मुल्तान में, तो
हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए 30 वीवीआईपी पासिस और कुछ चेयरमैन बॉक्स हमारे लिए वो कर दें, और गाड़ियों के रेड व्हीकल स्टिकर्स ताकि बगैर किसी रुकावट के अंदर जा सकें। इसके अलावा 25 वीवीआईपी पास हर मैच के लिए पीएसएल के जो मुल्तान में हैं वो फौरन हमें भेजे जाएं। ये करप्शन नहीं तो और क्या है। तो अजीज दोस्तों, बहुत लंबी हो गई, मेरे पास एक और टॉपिक है जिस पे मैं आता हूँ। कल 11 फरवरी कश्मीरियों ने मकबूल भट्ट डे मनाया। मकबूल भट्ट है दोनों सेम ही है। अभी बैरिस्टर सुल्तान महमूद है, ये पीओके का इस वक्त प्रेसिडेंट है। ये पीपल्स पार्टी में भी रह चुका है, क्योंकि पीओके की सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो पाकिस्तान की मेन पॉलिटिकल पार्टीज की ही ब्रांचेज होती हैं। पीओके पीपल्स पार्टी है, पीओके नून लीग है, पीओके पीटीआई है, सब है। तो ये पीपल्स पार्टी में भी रह चुका है, ये नून लीग में भी शायद रह चुका है, और ये आजकल पीटीआई में है। पीटीआई ने इसको प्रेसिडेंट पीओके बनाया था जब सरकार में थी। ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद शायद ब्रिटिश नेशनल है, नहीं भी है तो ये यहाँ पे इसका घर है और यहीं पे रहता था। मुझे याद है एक बार ब्रसल्स में मैं रहता था, बेल्जियम में, तो कुछ दोस्तों ने दावत दी, मैं वहाँ पे गया, एक 5 स्टार होटल के लॉबी में बैठे थे, तो वहाँ पे ये भी बैठा था और इतना टुम था क्योंकि इसको रोज़ शाम को शराब चाहिए, अल्कोहलिक है, प्योर अल्कोहलिक। इतना टुम था कि इससे बात नहीं हो रही थी, और ये इतनी बदज़बानी कर रहा था इंडिया और भारत की फ़ौज के हवाले से। और ये मतलब इसको जहन में उस वक्त ये था कि ये पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अल्लाह की फ़ौज है और इंडिया की आर्मी की कोई औकात नहीं है पाकिस्तान के सामने। और इस तरह की बातें, और ऐसे ऐसे कि हमें टम बम छोड़ देंगे, हम ये करेंगे, फुल टुनारी में। और इसके अलावा मैं इसको कई बार देख चुका हूँ, इससे चला नहीं जाता, इसको 2 आदमी सहारा दे के होटल में इसके कमरे तक छोड़ के आते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे पे अय्याशियाँ करते हैं। और इस वक्त ये सदर बना हुआ है और मेरा ख्याल है पिछले 1-1.5 महीने से लंदन में बैठा है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ज़ाहिर आपको पता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं कुछ, वो इसका एक प्रोग्राम करा दिया, उसमें 10 आदमी नहीं आए। इसके अपने ग्रुप के लोग थे जो और पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग जमा कर लिए थे, पंजाबी बिजनेसमैन और ये वो, इंडिपेंडेंट लोग 10 भी नहीं गए थे। और वहाँ पे एक प्रोग्राम किया जिसकी कहीं मीडिया कवरेज भी नहीं हुई, किसी ने घास ही नहीं डाली। और ये कह रहा है कि दुनिया भर में इंडिया के बारे में लॉबिंग हो चुकी है वगैरह वगैरह। ये अब धूल चाट रहे हैं, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के मामलात इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो उस तरह बात नहीं करती, लेकिन जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो भारत के ख़िलाफ़ बन चुका है। मैं मुख्तलिफ़ पार्लियामेंट्स में भी गया हूँ, मैं मुख्तलिफ़ दीगर फोरम्स पर भी गया हूँ, और वो सारे आप समझते हैं कि भारत ने ना जरा प्लीज़ क्या जरा माजिद आप में शू करने पर दोबारा। और पाकिस्तान में इसकी रैलियां निकाली गई बहुत सारी, और मकबूल भट्ट डे मनाया गया 11 फरवरी। इस बार पाकिस्तान का 5 फरवरी कश्मीर डे कश्मीरियों ने नहीं मनाया और कहा ये ढकोसला है। 11 फरवरी मकबूल भट्ट है ना, ये JKLF का फाउंडिंग प्रेसिडेंट और फाउंडिंग वो है, उसने बनाई थी JKLF, और इसको भारत में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी 11 फरवरी। एक्चुअली ये पाकिस्तान गया था, वहाँ पे उसको ISI ने अडॉप्ट किया, और ये सब ओपन है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये सब ओपन है। इसको ट्रेनिंग दी भारत में जिहाद करने की। अब पाकिस्तान के अंदर इसको जिहाद किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल डिक्शनरी में इसको टेररिज्म कहा जाता है। और इसने फिर भारत में जाकर रिक्रूटमेंट भी की और कई चीज़ें की, और फिर ये पकड़ा गया और फिर ये वापस आया, और इस तरह
इसका एक दोस्त था हाशिम कुरैशी, वो भी JKLF में आया और 71 में उसने गंगा हवाई जहाज़ जो भारत का था वो हाईजैक किया और पाकिस्तान में लाहौर लेके आया और इसको भुट्टो ने रिसीव किया। उस वक्त के पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था भुट्टो, 72 में शायद। और बड़ी चीज़ें हुई, फिर पैसेंजर तो छूट गए थे लेकिन हवाई जहाज़ में काफ़ी ऐसे सबूत थे। तो पाकिस्तान की ISI के कहने पे हाशिम कुरैशी ने उस हवाई जहाज़ को आग लगा दी थी, लेकिन फिर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आया तो हाशिम कुरैशी को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके 9-10 साल जेल में रखा। फिर ये हॉलैंड, जेल से छूटते ही फिर ये हॉलैंड चला गया, हॉलैंड में असाइलम ली और फिर ये 2002 में या ऐसे ही कुछ इंडिया आया वापस। इंडिया में गिरफ्तार हुआ, उसके ऊपर हाईजैकिंग का केस अब तक चल रहा है। ये ज़मानत पे है, केस की सुनवाई चल रही है इंडिया में उसकी, अभी तक ज़मानत में। कभी कभी इलेक्शन में भी हिस्सा ले लेते हैं। हाशिम कुरैशी साहब से मेरी भी मुलाकात रही है, जिनीवा आते रहते हैं वो। अब तो काफ़ी सालों से नहीं आए लेकिन पहले आते रहते थे, काफ़ी बार मुलाकात रही है। और ये सब JKLF के लोग थे। चाहे फिर हाशिम कुरैशी साहब JKLF से अलग हो गए तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी, लेकिन मकबूल भट्ट का ये था रोल जिस पे कि इनको सज़ाए मौत हुई थी। मेरे कई कश्मीरी दोस्त हैं, आपको पता है। मैं POK और जो ISI के भी हैं जो, और POK से जो पाकिस्तान के बारे में सच बोलते हैं वो भी हैं। उनसे जब भी मैं बात करता हूँ तो वो मकबूल भट्ट के बारे में कहते हैं कि नहीं, वो टेररिस्ट नहीं था, वो फ्रीडम फाइटर था। लेकिन ये है कि एक बेगुनाह को मारना या किसी बम धमाके करना या जो टेररिज्म सिविलियंस के ऊपर करना, ये से टेररिज्म होती है। इसको आप कुछ भी फ्रीडम फाइटर दे दें, मसीहा कहें, कुछ भी कहें, आपकी नज़र में वो कुछ भी हो, इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको टेररिज्म कहते हैं। तो ये मकबूल भट्ट डे मनाया गया पूरी दुनिया में। इंडियन हाई कमीशन और इंडियन एम्बेसीज पे प्रोटेस्ट किए गए, कॉन्फ्रेंसेस की गई, सब कुछ है। ये भी एक तरह का पाकिस्तान बैक्ड एक नैरेटिव है जो कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने के लिए पाकिस्तान इनको आगे बढ़ाता है। ये आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट कश्मीर, पूरा कश्मीर भारत का, जो POK है, गिलगित बल्तिस्तान है, इन सब को मिला के एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं। मकसद यही होता है पाकिस्तान का, ISI का, कि इंटरनेशनल एजेंडे पे चीज़ें आएँ, इंटरनेशनल लेवल पे पोलराइजेशन हो लोगों को। जब कश्मीर का नाम आएगा तो फिर वो लोग कहेंगे कहाँ देखो इंडिया जुल्म कर रहा है, ये वो। क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे इस हद तक लॉबिंग कर चुका है कि अब दुनिया को ये नहीं पता कि POK में क्या हो रहा है। दुनिया को यही लगता है कि कश्मीर पे इंडिया का कब्जा है और कश्मीर में इंडिया ने अत्याचार की एक बाज़ार गर्म किया हुआ है। जबकि हकीकत आप सबको पता है, हमें पता है, आज़ाद लोगों को पता है। तो ये मकसद होता है इस तरह के दिन मनाने का। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग